हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2007 में आई एक अंडररेटेड फ्रेंच स्लैशर फ्रंटियर्स का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं सेवियर जेन्स। फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर। ये फिल्म भी फ्रेंच एक्सट्रीम सिनेमा का पार्ट है, जिसकी कुछ मूवीज में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ विद फैक्ट्स, जैसे कि हाई टेंशन, कैलवेयर और रॉ। इसके भी कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा एंड में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पेरिस में, जहां इलेक्शंस को लेकर दंगे हो रहे हैं। हालात काफी खराब हैं और इस सिचुएशन का फायदा उठाकर एक गैंग रॉबरी करके वहां से भाग रही है। इस गैंग में है एलेक्स, टॉम, फरीद, यास्मीन जो कि प्रेग्नेंट है और उसका भाई सैमी। अब पुलिस उनके पीछे थी और इस झड़प में सैमी को गोली लग गई, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। यास्मीन सैमी को लेकर अपने हाइड आउट पर पहुंच जाती है और बाकी तीनों भी पुलिस से बचकर वहां पहुंच गए। अब उन्हें वहां से निकलना है, लेकिन सैमी को मेडिकल केयर चाहिए, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि टॉम और फरीद पैसा लेकर निकलेंगे और बॉर्डर के पास किसी मोटल पर रुकेंगे। एलेक्स और यास्मीन सैमी को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, इसके बाद वो भी मोटल पर पहुंचेंगे। ये उनका प्लान है जो काफी रिस्की है, क्योंकि पुलिस हाई अलर्ट पर है और मेन खतरा है एलेक्स और यास्मीन को, क्योंकि वो सैमी को लेकर हॉस्पिटल जाएंगे, जहाँ शायद डॉक्टर पहले पुलिस को ही बुलाएगा। लेकिन सैमी यास्मीन का भाई है, इसलिए वो रिस्क लेने को तैयार है। और एलेक्स यास्मीन का एक्स है, उसके पेट में जो बच्चा है वो एलेक्स का है, इसलिए वो यास्मीन की सेफ्टी के लिए जा रहा है। अब आप सारा बैकग्राउंड समझ गए हो, इसलिए बढ़ते हैं आगे। फरीद और टॉम वहां से निकल गए और ये तीनों भी पहुंच गए हॉस्पिटल। यास्मीन सैमी को अंदर लेकर जाती है और एलेक्स बाहर वेट कर रहा था। अब जिस बात का डर था वही हुआ। डॉक्टर से पहले वहां जाती है पुलिस। सैमी उसे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इस बच्चे की जान बहुत कीमती है। फिर भी वो जान नहीं रही थी, क्योंकि उसके लिए सैमी की जान भी कीमती है। तभी अचानक वो दम तोड़ देता है, इसलिए अब तो इसे भागना ही पड़ेगा। जल्दी से भागकर वो कार तक पहुंचती है और टाइम रहते वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो एलेक्स को बताती है कि सैमी अब नहीं रहा। वो घर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन वापस जाना कोई ऑप्शन नहीं है। उधर वो दोनों फ्रंटियर तक पहुंच गए थे, तभी अचानक कार रोककर टॉम फरीद को कहता है कि कार से बाहर निकलो और पैसे को हाथ मत लगाना, पैसा रहेगा मेरे पास। जब वो नहीं सुनता तो टॉम उसे दबोच लेता है और फरीद काफी डर गया था, लेकिन ये बस एक घटिया सा मजाक था। उसके पास एलेक्स का फोन आता है और वो कहता है कि सैमी ठीक है, हम भी चल दिए। सच उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे भी डर है कि कहीं ये दोनों पैसे लेकर भाग न जाएं। अब ये दोनों काफी थक गए हैं और किस्मत से फ्रंटियर के पास ही इन्हें एक मोटल मिल गया, जो कि मेन रोड से काफी दूर है। अंदर उन्हें मिलते हैं गिलबर्ट, क्लॉडिया और उनका भाई गोट्स, जो कि एक जानवर को चीर रहा था। साथ ही वहाँ उनकी मॉम भी है, जो कि एकदम बेजान है। टॉम उन लड़कियों से काफी घुल मिल गया था और क्लॉडिया तो उनकी तारीफ करती नहीं थक रही, या शायद थक रही है। खैर वो दोनों उनके रूम में भी जाती हैं उन्हें सीड्यूस करने, और इसके बाद वो सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। खाने में वही जानवर है जिसे ये चीर रहा था। वो तीनों मिलकर अपनी मॉम को खिला रहे थे और खिलाने का तरीका इतना ज़्यादा वर्स था कि इन दोनों का ही मूड खराब हो गया। वो दोनों वहाँ से चल देते हैं और जाते जाते टॉम उन्हें काफ़ी भला बुरा बोल गया, जो कि शायद गोट्स को पसंद नहीं आया। उनके पास यास्मीन का फ़ोन आता है और वो उनसे मोटल का एड्रेस पूछ रही थी, जो कि टॉम ने उसे भेज दिया। अब जल्दी वो भी यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन क्या तब तक ये दोनों जिंदा रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पहुँच गया है उन सबका बड़ा भाई कार्ल और उसके पास एक गन है। टॉम की कही बातें उसे पसंद नहीं आई, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही रीजन है यहाँ आने का। मेन रीजन है उनका पैसा। असल में ये दोनों बहनें इन्हें सेड्यूस करने नहीं, बल्कि इनके सामान की तलाशी लेने आई थी। अब इससे पहले कि वो उनका सारा पैसा हड़प ले, मौका देखकर टॉम कार्ल पर अटैक करता है और उसके गिरते वो दोनों पैसा लेकर वहां से भाग रहे थे, लेकिन टॉम को काबू कर लेता है गोट्स और फरीद को कर लेता है कार्ल। टॉम ने अब भी हार नहीं मानी, इसलिए कार्ल गोली चलाकर उसकी 2 उंगलियां उड़ा देता है। तब फरीद भी पीछे नहीं रहता। एक कैंची से उसने कई बार कार्ल को स्टैब कर दिया। इसके बाद वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन गोट्स अब भी उनके पीछे था। यहाँ भारी चेस चलता है, लेकिन आखिर में गोट्स उनकी कार को धकेल देता है खाई में। ऐसा करने के बाद वो चुपचाप वापस मोटल पर पहुंच गया और यहाँ हम देखते हैं विक्टिम्स के सामान की कलेक्शन, जिसमें टॉम का फोन भी शामिल हो गया। ये देखकर हमें पता चलता है कि इस फैमिली का मोटिव कुछ और है। ये सिर्फ पैसों के लिए उनके पीछे नहीं पड़े, बल्कि ये तो काफी लंबे टाइम से ये काम कर रहे हैं, और क्या पता ये कैनिबल्स हों। उधर वो दोनों घायल हो गए थे, लेकिन दोनों जिंदा थे। उनके सामने एक माइन थी, इसलिए वो उसके अंदर चले जाते हैं। आगे एक संकरा रास्ता था, जिसके अंदर वो दोनों घुस जाते हैं इस होप में कि ये रास्ता उन्हें बाहर ले जाएगा, लेकिन आधे रास्ते में ही टॉम की हिम्मत जवाब दे गई। वो फंस गया था, इसलिए पैनिक कर रहा था। तभी फरीद देखता है कि उनके पीछे एक डिफॉर्म म्यूटेंट आ रहा है। अब यहाँ फरीद का पैनिक टॉम से भी ज्यादा हो गया था, इसलिए टॉम जल्दी से आगे बढ़ता है और वो रास्ता उसे लेकर आया था एक घर में, जहाँ कोई उसके सर पे वार करके उसे कैप्चर कर लेता है। वो एक बुचर था जो फरीद को भी पकड़ रहा था, लेकिन फरीद वापस पीछे निकल जाता है। उधर एलेक्स और यास्मीन भी उस मोटल पर पहुंच गए। वो गिलबर्ट से अपने साथियों के बारे में पूछते हैं, तो वो कहती है कि वो हमारे दूसरे मोटल पर चले गए हैं, क्योंकि ये वाला फुल है।
वो उन दोनों को उस मोटल पर लेकर जाती है जो कि कहीं से भी मोटल नहीं लग रहा। प्लस वहाँ पर कई सारे अबैंडन व्हीकल्स थे जो कि बहुत बड़ी वार्निंग है कि यहाँ से निकल जाओ। ये वही जगह है जहाँ पर टॉम और फरीद ट्रैप्ड हैं। फरीद अब भी नीचे ही भटक रहा है जहाँ उसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे डिफॉर्म म्यूटेंट्स पड़े हैं। खैर वो दोनों अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं एक और फैमिली मेंबर को जिसका नाम है एवा। बेसिकली उस बुचर की वाइफ है जिसका नाम है हैंस और वो भी गिलबर्ट का भाई है। उस घर में कई सारी अजीब चीजें थी लेकिन मेन है एक नाजी की फोटो जो कि इनका डैड है और ये सब उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। अब एलेक्स वॉशरूम के बहाने वहां से निकल जाता है लेकिन असल में वो निकला है उस जगह को चेक करने के लिए। वो उस बुचर रूम तक पहुंच जाता है जहाँ पर हैंस किसी को लटका कर चला गया। पास जाने पर उसे पता चलता है कि वो टॉम है जिसकी सांसें अब भी चल रही हैं। वो बहुत ट्राई करता है उसे फ्री करने के लिए लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर वो सभी पूरे दिल से आग जलाने में लग गए थे क्योंकि वहाँ पर आ गया है उनका फादर वॉन गेस्लर। वो बैठकर यास्मीन से बातें कर रहा था तभी वहाँ पहुंच जाता है एलेक्स और वो जल्दी से यास्मीन को लेकर जा रहा था तभी कार्ल आकर उसके कंधे में गोली मार देता है और यास्मीन को भी उसने चित कर दिया। वो उन दोनों को ले जाकर कैद कर देते हैं और टॉम का गला काट कर एवा ने उसका खेल भी खत्म कर दिया। यहाँ हमें इनका मोटिव पता चल पाया। ये सब कैनिबल्स हैं यानी कि इंसानों को मारकर खाते हैं। वो मोटल इनके फूड का सोर्स है क्योंकि जो भी वहाँ पर रहने आता है उसे पकड़कर ये ले आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लाकर ये उसे खाते हैं। आज इनका डिनर है टॉम। एलेक्स को भी ये जल्दी मार देंगे लेकिन यास्मीन के लिए इनके पास अलग प्लान्स हैं। इनका फादर चाहता है कि कार्ल यास्मीन से शादी कर ले ताकि इनकी न्यू नाजी फैमिली ऐसे आगे बढ़ती रहे। वर्ल्ड वार 2 के बाद वॉन यहाँ पर आया था और तब से इसके काले काम चालू हैं। उधर फरीद एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर ढेर सारी लाशें लटकी हुई थी। उस फैमिली की भाषा में बोलूँ तो ढेर सारा प्रिजर्व फूड। काफी लंबे टाइम तक ये उनका काम चलाएगा क्योंकि इसमें कुछ लोग अब भी जिंदा हैं। खैर फरीद वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था तभी वहाँ पर आ जाते हैं कार्ल और हैंस। उनसे बचने के लिए वो एक रूम में जाकर छुप जाता है जो कि असल में एक बॉयलर रूम था। हंस उसे ऑन कर देता है और अब फरीद जिंदा ही उबल रहा था। वो चिल्लाता रहता है लेकिन हंस उसकी नहीं सुनता। हालांकि ऐसा वो पहली बार कर रहा है और इससे वो खुद भी डिस्टर्ब हो रहा है। आखिर में जब वो उसे खोलता है तब तक फरीद जिंदा ही पक चुका था। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि वो खुद ही हंस से मौत की भीख मांग रहा है। वो खुद ही चाहता है कि हंस उसे मारकर फ्री कर दे और यही वो करता है। उधर एलेक्स ने यास्मीन की चेन तोड़कर उसे फ्री कर दिया था लेकिन अपनी चेन वो नहीं तोड़ पाता। तब वो यास्मीन को कहता है कि तुम भाग जाओ और हेल्प लेकर वापस आना। वो चाहती तो नहीं थी लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं था इसलिए वो अकेली वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद वॉन वहां पर आता है और यास्मीन को वहां ना पाकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। ये सारा गुस्सा वो उतारेगा एलेक्स पर। वो उसके हील कॉर्ड काट देता है ताकि वो दोबारा चल ना पाए और ये देखकर तो एवा के भी होश उड़ गए थे। इधर यास्मीन भागकर काफी दूर पहुंच गई थी। वो सामने से आ रही कार को रोक लेती है जिसमें था गोट्स। मदद का झांसा देकर वो उसे दोबारा वहीं पर लेकर चलाया। यहाँ हैप्पी एंडिंग होते होते रह गई क्योंकि अभी तो ये मूवी और भी ज्यादा डार्क होगी। यास्मीन के सामने ही वॉन एलेक्स के सर में गोली मार देता है। यास्मीन का हर एक साथी मारा गया, उसके बच्चे का बाप भी। अब इन शैतानों के बीच वो अकेली है। एलेक्स की बॉडी को प्रिजर्व करके वो रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में यास्मीन को नहला धुलाकर वो एक रूम में कैद कर देते हैं। एवा उसके बाल काट रही थी क्योंकि वॉन को काले बाल पसंद नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि एवा भी प्रेग्नेंट है और ये उसका चौथा बच्चा होगा। पहले 3 डिफॉर्म पैदा हुए थे और वो तीनों ही माइन में कैद हैं। एवा को वॉन ने उसके पेरेंट्स से खरीदा था ताकि वो बच्चे पैदा करके उसकी फैमिली को आगे बढ़ा सके, लेकिन इसके सारे बच्चे डिफॉर्म पैदा हुए, इसलिए वॉन को यास्मीन से उम्मीद है। यास्मीन उसे कहती है कि तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती, तो वो कहती है कि मेरे माँ बाप मुझसे मिलने आएंगे, उन्होंने वादा किया था। ये नहीं जानती कि इसके माँ बाप ने इसे बेच दिया था क्योंकि ये खुद भी थोड़ी डिफॉर्म्ड है। वॉन ने इसके बच्चों को मारने के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन हांस और इसने मिलकर उन्हें छुपा रखा है। वॉन नहीं जानता कि वो तीनों बेजिंदा हैं, बल्कि घर के नीचे ही हैं। ये सब सुनकर यास्मीन की सारी होप खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसने अब भी हार नहीं मानी। उसे अपने बच्चे को बचाना है। यह एक डाइनिंग टेबल सीन आता है जिसमें यास्मीन और कार्ल की शादी होगी। या वॉन ने कार्ल को उस फैमिली का नया लीडर घोषित कर दिया। अब वो सभी उसकी बात मानेंगे। वो सब यास्मीन के दोस्त को खा रहे थे और उसके खून से चीयर्स कर रहे थे। ये देखकर उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो सीधा चाकू रख देती है वॉन की गर्दन पर। उन सभी ने गन्स उठा ली थी। यास्मीन कहती है कि अपने वेपन्स नीचे करो, लेकिन हैंस ऐसा नहीं करता। वो शूट कर देता है अपने फादर को और कार्ल शूट कर देता है उसे। यहाँ 2 फैमिली मेंबर तो मारे गए। अब वो सब हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे यास्मीन के। अब कोई शादी नहीं होगी, अब वो सीधा उसे मारेंगे। एक लिफ्ट के थ्रू वो पहुंच जाती है नीचे माइन में। वो उस स्टोरेज रूम में जाकर छुप गई थी, लेकिन उसके पीछे पीछे गोट्स वहां पर पहुंच गया। वो तीनों डिफॉर्म बच्चे भी वहीं पर खाना खा रहे थे। अब इससे पहले कि वो उसे मारता, यास्मीन खुद उससे भिड़ जाती है, लेकिन वो उस पर भारी पड़ रहा था। उसने मार मार कर यास्मीन की काफी बुरी हालत कर दी थी। आखिर में वो एक ब्लेड ऑन करता है यास्मीन को काटने के लिए, लेकिन सही टाइम पर वो उसके पैर में कुल्हाड़ी दे मारती है, इसके बाद गर्दन में, और आखिर में उसने गोट्स के ही 2 टुकड़े कर दिए उस ब्लेड से। अब वो फिर से लिफ्ट के थ्रू पर जा रही थी, लेकिन वहां उसे पकड़ लेता है कार्ल। वो उसे मारने वाला था कि तभी लिफ्ट ऊपर पहुंच जाती है और अचानक उसका सर उड़ गया। उसे उड़ाया एवा ने। यहाँ 3 भाई मारे गए, अब बचियां 2 बहनें। यास्मीन एवा को कहती है कि मेरे साथ चलो, लेकिन वो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाएगी, अपने माँ बाप की तरह।
तब यास्मीन कार में बैठ जाती है, लेकिन चाबी है घर के अंदर, यानी कि उसे दोबारा अंदर जाना पड़ेगा। पहले तो वो उस बुचर रूम में जाती है जहाँ उसे मिलती है एलेक्स की बॉडी। उसे कवर करने के बाद एक शॉटगन उठाकर वो अंदर जा रही थी, तभी वो दोनों बहनें वहीं पर पहुंच जाती हैं। यास्मीन के पास 2 ही गोलियां थी, इसलिए वो पीछे रख के गैस टैंक को शूट करती है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। क्लॉडिया तो अधमरी हो चुकी थी, लेकिन गिलबर्ट अब भी बच गई। इतना फाइट बैक करने के बाद अब यास्मीन मरना तो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए वो हाथापाई करके गिलबर्ट की गर्दन से मांस उखाड़ लेती है और कुछ इस तरह वो भी मारी गई। अब फाइनली वो फ्री हो गई है। जाने से पहले वो एक बार फिर से एवा से पूछती है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाती। तो वो अकेली वहां से निकल जाती है और फ्रंटियर के पास ही उसे मिल जाती है पुलिस, जिनके आगे वो सरेंडर कर देती है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो ये फ्रेंच एक्सट्रीम सिनेमा का पार्ट है, इसलिए ये तो हमें पता ही था कि ये कैसी होगी, लेकिन असली वायलेंस इसमें शुरू हुई एंड में जाकर। उसके बाद खून खराबा बढ़ता ही गया और खून इसमें बहुत ज्यादा है। अब ये एक अच्छी खासी प्रीक्वल स्टोरी भी हो सकती थी रॉन्गटन की, क्योंकि वो 3 डिफॉर्म कैनिबल बच्चे भी जिंदा हैं। एवा उन्हें पालेगी और आगे जाकर वो और भी ज्यादा खतरनाक बनेंगे। इसे आप सीधा रॉन्गटन 1 से मिला सकते हो और आपको मिलेगी एक खतरनाक बैक स्टोरी। खैर, अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $3 मिलियन और इसने कमाए थे $2.7 मिलियन, क्योंकि ऐसी फिल्में ज्यादा पैसा नहीं कमाती, मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस तक ये पहुंचती नहीं। यूएस में सिर्फ 10 थिएटर्स में लगी थी, वो भी एक वीकेंड के लिए। वहाँ इसने कमाए थे $9,913। इसके बाद ये आ गई डीवीडी पर। थाईलैंड में ये फिल्म बैन है इसके वायलेंस की वजह से। इसमें वॉन कई सारी लाइंस बोलता है जो कि सच में नाजिस के मोटो या फ्रेजेस थे, और वो सिटी भी बजाता है लिली मैर्लिन की टोन में, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस सॉन्ग था जर्मनी में, यानी कि इसमें डिटेलिंग भी की गई है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और कमेंट में ये बताओ कि क्या आप और मूवीज देखना चाहते हो फ्रेंच एक्सट्रीम सिनेमा की। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो तक धकेल दे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।